अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अरशद नदीम आवान अपने अल्ट्रासाउंड टीचिंग वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप ठीक-ठाक होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, अल्ट्रासाउंड की प्रैक्टिस खूब चल रही होगी और मैं यकीन रखता हूँ कि मेरी ये वीडियोस जो हैं आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे होंगे और आप इससे पेशेंट को ज़रूर बेनिफिट आपकी इस जो नॉलेज है इससे पेशेंट को ज़रूर एडवांटेज और बेनिफिट जो है वो जा रहा होगा। मेरा आज का टॉपिक जो है वो पैंक्रियाटिक कैंसर है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। पैंक्रियाटिक कैंसर को डिस्कस करने से पहले मैं पेरीएम्पुलरी रीजन को डिस्कस करना मुनासिब समझूंगा। पेरीएम्पुलरी रीजन जो है ये एक एनाटॉमिकल रीजन है, एक कम्प्लेक्स रीजन है जिसमें कॉमन बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट और एम्पुला ऑफ वेटर, ये 3 एरिया जो हैं इनको मिलाकर पेरीएम्पुलरी रीजन कहा जाता है और ये पेरीएम्पुलरी रीजन में जो भी ट्यूमर होता है इसको हम जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं और ये बड़ा कॉमन है। ये पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स जो हैं होते हैं। इसमें तकरीबन 4 तरह के ट्यूमर जो है हमें देखने में मिलते हैं, जिसमें पहला ट्यूमर उसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा। पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा जो है ये तकरीबन 85% जो है ये कैंसर है और ये इसी एरिया में, इसको हम पेरीएम्पुलरी ट्यूमर का नाम भी देते हैं, लेकिन इसका अपना नाम जो है वो पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा है। ये 85% इस रीजन में होता है। जो दूसरा ट्यूमर है उसको हम कहते हैं एम्पुलरी ट्यूमर, जो कि 35% होता है, इसे हम एम्पुलरी कार्सिनोमा कहते हैं। तो ये ज़्यादातर हमें 35% एम्पुलरी ट्यूमर जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर देखने में मिलता है। थर्ड जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसे हम कहते हैं ड्यूडिनल कैंसर। ड्यूडिनल कैंसर जो है वो तकरीबन 15% जो है हमें इस पेरीएम्पुलरी रीजन में जो है वो मिलता है और 10% जो है हमें कोलेंजियोकार्सिनोमा भी जो है वो भी इस ही रीजन में हमें देखने में मिलता है। तो ये 4 ट्यूमर हैं, इन 4 ट्यूमर को जो हम कहते हैं पेरीएम्पुलरी ट्यूमर। तो पेरीएम्पुलरी ट्यूमर में जो सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमन है उसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा। जहाँ तक सर्वाइवल रेट का ताल्लुक है, सर्वाइवल रेट जो है वो एम्पुलरी कार्सिनोमा और जो ड्यूडिनल कार्सिनोमा, इन दोनों के लिए काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी बेस्ट है। तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है इन दोनों का बड़ा बेस्ट आता है। लेकिन जहाँ तक कोलेंजियो कार्सिनोमा और पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा का ताल्लुक है, इसका जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा जो है वो इंतहाई अहम, बहुत कॉमन और प्राइमरी पैंक्रियाटिक मैलिग्नेंसी है और ये तकरीबन 85 से 95% बाकी तमाम मैलिग्नेंसी से जो है इसकी रेट जो है, इसका रेशो जो है वो ज़्यादा है। जहाँ तक पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा का ताल्लुक है तो ये ज़्यादातर मेल प्रीडोमिनेंस है। मेल में जो है इस कैंसर को जो है काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है और तकरीबन 60 से 80 साल की उम्र के दरमियान जो है ये कैंसर स्प्रेड होता है। कुछ कॉजेटिव फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये पैंक्रियाटिक कैंसर जो है वो देखने में मिलता है। जो पहला इम्पॉर्टेंट जो कॉजेटिव फैक्टर है वो टोबैको है या स्मोकिंग है। स्मोकर्स में जो है ये पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा जो है वो बहुत कॉमन होता है। ओबेसिटी भी इसकी एक बड़ी रीजन है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस या ऑटो इम्यून पैंक्रियाटाइटिस या क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट अगर ट्रीट ना हो और वो क्रोनिक तक चला जाए तो फिर क्रोनिक जो पैंक्रियाटाइटिस है उसमें पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा की चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लिहाजा जितना भी लिटरेचर है उसमें क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस को मेंशन किया गया है। ऑटो इम्यून पैंक्रियाटाइटिस को जो है वो मेंशन किया गया है कि वो ज़्यादातर मिमिक करता है कि ये एक्चुअली ट्यूमर है या नहीं, तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ख़्याल करना पड़ता है। लिहाजा जहाँ तक रिस्क फैक्टर का ताल्लुक है तो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस जो है वो इसकी कॉजेटिव फैक्टर्स में जो है आता है। उसके साथ-साथ डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो कॉमन है। उसमें जो है आपको पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा जो है कॉमन मिलेगा और सिरोटिक पेशेंट में वो सिरोसिस अगर है तो उसमें भी जो है इसके चांसेस ज़्यादा है।
अगर किसी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में पैंक्रियाटिक कैंसर है तो वो हाई रिस्क पे है, उसमें जो है पैंक्रियाटिक कैंसर होने का चांस जो है वो ज़्यादा है। कुछ रेयर सिंड्रोम है जिसे कहते हैं हम प्यूट्स-जिगर सिंड्रोम, इसमें भी अक्सर जो है पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा जो है वो कॉमन देखने में मिलता है। जहाँ तक बताया कि 5 साला सर्वाइवल रेट इसका बहुत ज़्यादा पुअर है। पैंक्रियाटिक कैंसर की इमेजिंग के 3 मेजर कंसेप्ट हैं। इसमें पहला कंसेप्ट ये कि जितने भी वास्ट मेजॉरिटी के पेशेंट हैं, ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो अनरिसेक्टेबल होते हैं। उनमें जो है पैंक्रियास जो है पैंक्रियास का जो ट्यूमर है वो रिसेक्टेबल नहीं होता, इसलिए उसकी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जो है हम उसको रिसेक्ट नहीं करते, ये अनरिसेक्टेबल होते हैं। और इनिशियल डायग्नोसिस जो है वो या तो अल्ट्रासाउंड पे हो जाता है या सीटी स्कैन पे हो जाता है। दूसरी बड़ी बात, 10 से 20% तक जो पेशेंट हैं वो उनमें रिसेक्टेबिलिटी जो है वो पॉसिबल होती है, मुमकिन होती है। और ये अगेन हम या तो इसको सीटी पे डिटेक्ट करते हैं या अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट करते हैं या हम इसको एमआरआई के ज़रिए डिटेक्ट करते हैं। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इनका जो सर्वाइवल रेट है वो कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, ज़्यादा बेस्ट नहीं है। 2 से 3% तक जो केसेस हैं उनकी रिसेक्टिबिलिटी के बाद 5 साल का जो सर्वाइवल रेट है वो बताया जाता है। जहाँ तक रिसर्चर्स का ताल्लुक़ है, रिसर्चर्स इसके बारे में इतनी कॉन्फिडेंट तरीके से कंफर्म नहीं कर रही होती। तो मेन जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, कंसेप्ट है अल्ट्रासाउंड के या सीटी स्कैन के या एमआरआई के पैंक्रियाटिक कैंसर के हवाले से, तो वो यही है कि सिर्फ ये कंफर्म कर दिया जाए कि ये ट्यूमर जो है वो रिसेक्टेबल है या ये रिसेक्टेबल नहीं है। पैंक्रियाटिक कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए जो मॉडलिटीज़ यूज़ की जाती हैं वो अल्ट्रासोनोग्राफी और सीटी स्कैन है। अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो प्राइमरी मॉडलिटी है, प्राइमरी स्टेज पे की जाती है। जब मरीज़ जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ आता है तो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन जो है वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड पर जो है हम पीरी एम्पुलरी ट्यूमर्स जो हैं वो आसानी के साथ पिक कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है, डिपेंड करता है कि ऑपरेटर कितना स्किलफुल है, उसने कितने ऐसे केस पहले देखे हुए हैं और वो जो है ट्यूमर को कितने अच्छे तरीके से पहचान सकता है और उसकी स्कैनिंग कितनी अच्छी है। लेकिन जहाँ तक सीटी स्कैन का ताल्लुक है, चूँकि सीटी स्कैन जो है वो लेस ऑपरेटर डिपेंडेंट है, इसीलिए आसानी के साथ उस पर जो है वो ट्यूमर जो है वो पिक किया जा सकता है। और इस ट्यूमर को पिक करने के लिए हमारे पास जो मॉडलिटी है उसे हम सीटी स्कैन कहते हैं। जहाँ तक एमआरआई का ताल्लुक है या एमआरसीपी का ताल्लुक है या ईआरसीपी का ताल्लुक है या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का ताल्लुक है, तो ये चारों मॉडलिटीज़ जो है वो कॉम्प्लिकेशन वाली केसेस के लिए रखी गई हैं। अगर जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही हो तो उस कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए या कहीं स्यूडोसिस्ट वगैरह बना हुआ है, तो इन तमाम कॉम्प्लिकेशन को पिक करने के लिए हम एमआरआई का इस्तेमाल या एमआरसीपी या ईआरसीपी या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड मॉडलिटी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनिशियल फेज़ पे जो है वो अल्ट्रासाउंड एक ऐसी मॉडलिटी है कि इससे आसानी के साथ आप पीरी एम्पुलरी ट्यूमर जो है वो पिक कर सकते हैं। पीरी एम्पुलरी न्यूप्लाज़म में जिस तरह हमने 4 ट्यूमर्स का ज़िक्र किया, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्यूमर जो है वो पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा है। पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें कैसे नज़र आएगा? तो याद रखिएगा तकरीबन 80% ये जो है हेड के पैंक्रियाटिक हेड में जो है ये ट्यूमर देखने में मिलता है। ऑल्दो बॉडी और टेल में भी ये देखा जाता है, लेकिन ये 20% केसेज़ में जो है बॉडी और टेल रीजन में जो है पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा जो है वो देखने में मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट साइन अल्ट्रासाउंड के ऊपर इसका जो है इसको हम कहते हैं डबल डक्ट डायलेटेशन साइन। डबल डक्ट डायलेटेशन साइन जो है ये एक कॉमन साइन है जो कि हमें अल्ट्रासाउंड पे मिलता है। वो क्या है? आपको सीवीडी डायलेटेड नज़र आएगी और आपको पैंक्रियाटिक डक्ट डायलेटेड नज़र आएगी। ये 2 डक्ट जो है इसको हम कहते हैं डबल डक्ट डायलेटेशन साइन और ये कंफर्मेटरी साइन है कि ये जो है पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा में देखने में मिलता है। चूँकि पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा जो है इसका डिस्मोप्लास्टिक रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से ये अगर थोड़ा-सा दूर भी पड़ा हुआ हो, हेड से ज़रा-सा साइड पे भी पड़ा हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद जो है ये डक्ट
जो है डायलेट होगी। तो जब डक्टल डायलेटेशन हो तो हम इसे ये जो है ज़रूरी है कि ये पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा ही होगा। लेकिन अगर ट्यूमर मौजूद है और डक्ट डायलेटेड नहीं है तो ये कोई और ट्यूमर हो सकता है, ये पैंक्रियाटिक डक्टल डायलेटेशन नहीं होगी। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है। दूसरी जहाँ तक इसका साइज़ का ताल्लुक है, ये छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, इसकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है। इसकी जो मार्जिन्स हैं वो स्मूथ भी हो सकते हैं, इर्रेगुलर भी हो सकते हैं, ये हाइपोइक्विक भी हो सकता है, हेटेरोजेनस भी हो सकता है। लेकिन कैल्सिफिकेशन जो है बड़ी रेयर देखने में मिलती है, या इंट्रा ट्यूमरल सिस्टिक डीजेनरेटिव चेंजेस जो है वो बड़ी रेयर जो है देखने में मिलती हैं। ये हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर कैसे नज़र आएगा, ये आने वाली इमेजेस जो हैं ये आपको बताएँगे कि आप इस इमेजेस के ज़रिए किस तरीके से पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा का पिक करेंगे, आपको इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आप इसकी रिपोर्ट किस तरीके से लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अगली स्लाइड्स पे जो है वो डिस्कस हुई हुई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये स्लाइडें, और इस स्लाइड के ज़रिए हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि हमें पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा जो है वो कैसे नज़र आएगा। इस ट्रांसवर्स इमेज पे आपको एक हाइपोइक्विक मास नज़र आ रहा है टुवर्ड्स द राइट साइड, ब्लैक एरो इसको इंडिकेट कर रहा है। ये वेल डिफाइंड है, हाइपोइक्विक मैस है जो कि पेंक्रियास के हेड में मौजूद है, और इस पेंक्रियाटिक मैस की वजह से जो है वो सीबीडी डायलेटेड है। आपको इस व्यू में जो है सीबीडी भी नज़र आ रही है, और सीबीडी से डिस्टल जो है वो इंट्रा हेपेटिक चैनल्स जो हैं वो भी थोड़े से डायलेटेड हैं। आल्दो ये ट्यूमर जो है इतनी ईजीली पिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है, बल्कि ये इल डिफाइंड है, हाइपोइक्विक इन नेचर है, तो कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाता है। अगर जो क्लिनिशियन है उसकी प्रीवियस प्रैक्टिस ना हो और उसने पहले ऐसे मैसेज ना देखे हों, तो ये बहुत मुमकिन है कि वो इस मैस को जो है वो मिस कर जाए और पेंक्रियास को नॉर्मल लेबल कर जाए। लेकिन अगर वो केयरफुली सीबीडी को देखेगा तो सीबीडी डायलेटेड होगी, तो इस डायलेटेशन की वजह से अगर वो अपना फोकस पेंक्रियाटिक हेड की तरफ रखेगा तो उसे डेफिनेटली ये हाइपोइक्विक मास जो है वो नज़र आ जाएगा। ये अल्ट्रासाउंड का एक ट्रांसवर्स इमेज है। अगर आप गौर से देखें तो आपको पेंक्रियास का हेड नज़र आ रहा है जो इकोजेनिक है, पेंक्रियास की बॉडी नज़र आ रही है जो कि इकोजेनिक है और नॉर्मल इन साइज़ है, लेकिन पेंक्रियास का जो टेल है वो आपको हाइपोइक्विक नज़र आ रहा है। ये हाइपोइक्विक मास है जिसने टोटली टेल को जो है वो इन्वॉल्व किया हुआ है और आलमोस्ट अपस्क्योर और उसको जो है डिस्टॉर्ट किया हुआ है। तो ये हाइपोइक्विक मैस है जो कि टेल को रिप्लेस कर रहा है। तो गौर से देखने से आपको इकोजेनिसिटी में डिफरेंस जो है क्लियरली नज़र आ जाएगा कि हेड और बॉडी की जो इकोजेनिसिटी है वो टेल की निस्बत जो है वो चेंज है, और टेल जो है वो इनलार्ज है। जिस तरीके से बताया गया कि पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा की जो कॉमन प्लेस है वो हेड रीजन है। तकरीबन 65 to 85% कैंसर जो हैं ये हेड के रीजन में होते हैं। जहाँ तक बॉडी और टेल का ताल्लुक है ये तकरीबन 30% में ऐसे ट्यूमर देखने में मिलते हैं। तो ये 30% का एक केस है जो कि यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, और इस हाइपोइक्विक मैस ने जो पेंक्रियाटिक टेल है उसको रिप्लेस किया हुआ है। पेंक्रियाटिक कैंसर की ये तीसरी एग्जांपल है। इस ट्रांसवर्स इमेज पे आप देखें तो आपको पेंक्रियास जो है वो डिफ्यूजली इनलार्ज नज़र आ रहा है। नॉर्मली पेंक्रियास की इकोजेनिसिटी जो है या उसकी जो पैरेन्काइमा है वो होमोजेनस होता है, इकोजेनिसिटी उसकी होमोजेनस होती है। लेकिन इस पेंक्रियास में आपको इस पेंक्रियास की जो इकोजेनिसिटी है वो हेट्रोजेनस नज़र आ रही है। ये नॉर्मल पेंक्रियास की तरह नहीं है। ये इस वजह से नहीं है कि ये पेंक्रियाटिक कैंसर है और ये कैंसर जो है डिफ्यूज़ फॉर्म में, आपको ये टोटली इसने हेड, बॉडी और टेल को जो है इन्वॉल्व किया हुआ है, और ये कैंसर जो है वो डिफ्यूज़ फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। जिस तरीके से पेंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा जो है वो बॉडी, टेल और हेड रीजन को इन्वॉल्व कर सकता है। मेजॉरिटी हेड को जो है इन्वॉल्व करता है, लेकिन कभी कभी ये अगर सारे पेंक्रियास को इन्वॉल्व कर ले तो आपको एक डिफ्यूज़ फॉर्म में जो है कैंसर नज़र आ जाएगा। इसकी स्प्रेडिंग जो है वो डिफ्यूज़ फॉर्म में नज़र आ रही है। पेंक्रियास जो है वो हेट्रोजेनस आपको इस स्लाइड के ऊपर नज़र आ रहा है। अल्ट्रासाउंड की इस इमेज पे आपको एक वेल डिफाइंड हाइपोइक्विक मैस टुवर्ड्स द राइट साइड नज़र आ रहा है।
राइट साइड की अगर आप की तरफ अगर आप देखें तो आपको एम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एम डिनोट करता है मैस को। ये पैंक्रियाटिक हेड रीजन है। इस हेड में ये आपको हाइपोइक्विक मैस जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन इस मैस ने जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है सीबीडी को। आप देखें तो सीबीडी आपको जो है वो डायलेटेड नज़र आ रही है। चूँकि इस इमेज में पैंक्रियाटिक डक्ट नज़र नहीं आ रही और पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा जो है उसकी ये करेक्टरिस्टिक है कि वो डबल डक्ट डायलेटेशन साइन जो है हमें नज़र आता है। यानी आपको सीबीडी भी नज़र आएगी कि वो इनलार्ज है और आपको पैंक्रियाटिक डक्ट भी जो है वो इनलार्ज नज़र आएगी। तो इस इमेज में आपको मैस नज़र आ रहा है, हाइपोइक्विक इन नेचर है, हेड रीजन को उसने इन्वॉल्व किया हुआ है और उसके साथ साथ इसने जो है वो सीबीडी को भी जो है इन्वॉल्व किया हुआ है और सीबीडी जो है वो इनलार्ज नज़र आ रही है। तो इस केस में भी आपके पास जो है वो डबल डक्ट डायलेटेशन साइन जो है वो नज़र आता है। लेकिन चूँकि इस इमेज में सिर्फ़ और सिर्फ सीबीडी को दिखाया गया है तो आपको जो है वो सीबीडी जो है वो डायरेक्टली इनलार्ज नज़र आ रही है। आपको हेड रीजन में जो है हाइपोइक्विक क्लियर मैस जो है वो नज़र आ रहा है जो कि सीबीडी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। इस इमेज पे आपको जो है अगेन एक हाइपोइक्विक मैस नज़र आ रहा है। ये वाइट एरो जो है इंडिकेट कर रहा है इस मैस को। मैस आपको हाइपोइक्विक थोड़ा सा हेट्रोजेनस नज़र आ रहा है, इर्रेगुलर इसकी आउटलाइन है। हेड रीजन को इसने इन्वॉल्व किया हुआ है। आपको डाउन जो है आपको आईवीसी भी नज़र आ रही है, एओर्टा भी जो है आपको नज़र आ रहा है। तो ये दोनों इफेक्टेड नहीं है। जहाँ तक पैंक्रियाटिक डक्ट का ताल्लुक है तो आप देखें पैंक्रियाटिक डक्ट आपको क्लियरली जो है वो डायलेटेड नज़र आ रही है। चूँकि इस इमेज में सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है पैंक्रियाटिक रीजन बताया गया है और पैंक्रियाटिक रीजन में आपको पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो डायलेटेड दिखाई दे रही है। चूँकि हेड रीजन में पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा बड़ा कॉमन है तो ये कन्फर्मेटरी साइन है कि इसकी पैंक्रियाटिक डक्ट भी डायलेटेड है और डेफिनेटली इसकी सीबीडी भी डायलेटेड होगी। तो चूँकि डबल डक्ट डायलेटेशन साइन यहाँ पे मौजूद है, पैंक्रियाटिक हेड में हाइपोइक्विक मैस मौजूद है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा है। अल्ट्रासाउंड की इस इमेज में आप अगर देखें तो आपको जो है डबल डक्ट साइन जो है इसमें नज़र आ रहा है। चूँकि मैस जो है वो स्मॉल इन साइज़ है और हेड रीजन में है, लेकिन इसके साथ साथ आप अगर देखें तो सीबीडी और पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो दोनों डायलेटेड हैं। तो ये एग्जांपल है डबल डक्ट डायलेटेशन का। जहाँ तक पैंक्रियाटिक हेड में मैस का ताल्लुक है तो पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा जो है वो डिस्मोप्लास्टिक रिएक्शन जो है वो काज करता है। अगर मैस जो है वो एक्सेंट्रिक भी हो, एक साइड पर भी हो, उसके बावजूद भी आपको डक्टल डायलेटेशन ज़रूर मिलेगी। आपको पैंक्रियाटिक डक्ट भी डायलेट मिलेगी, आपको सीबीडी भी डायलेट मिलेगी। इसलिए सीबीडी और पैंक्रियाटिक डक्ट की जो इवैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप पैंक्रियाटिक हेड रीजन को बहुत गौर के साथ देखें जहाँ पे पैंक्रियाटिक मैस सस्पेक्टेड होता है और उसके साथ साथ आप फोकस करें सीबीडी की डायलेटेशन पे और पैंक्रियाटिक डायलेटेशन पे। तो ये एक क्लियर एग्जांपल है पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा की। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे आपको जो है वो इकोजेनिक कैंसर नज़र आ रहा है। आप देखें तो ये इकोजेनिक मैस है जो कि पैंक्रियाटिक हेड रीजन में मौजूद है और आप देखें वाइट एरो इंडिकेट कर रहा है इस इकोजेनिक मैस को। तो ये इकोजेनिक कैंसर है और इस इकोजेनिक कैंसर की वजह से अगेन आप देखें कि जो पैंक्रियाटिक डक्ट है वो आपको डायलेटेड नज़र आ रही है। तो ये एक्चुअली पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा है। आपको जो ऊपर येलो एरो नज़र आ रहे हैं वो इंट्राहेपेटिक जो वेसल्स हैं वो डायलेटेड हैं, वो शो कर रहे हैं। लिहाजा इसकी डिस्मोप्लास्टिक रिएक्शन की वजह से सराउंडिंग जितनी भी डक्ट्स हैं वो डायलेटेड नज़र आ रही हैं। तो ये इकोजेनिक पैंक्रियाटिक कैंसर है जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है पैंक्रियाटिक डक्ट को और पैंक्रियाटिक डक्ट आपको डायलेटेड नज़र आ रही है। तो नॉर्मली जो आपने देखा है वो हाइपोइक्विक मैस देखे हैं, राउंड मैस देखें, लेकिन ये इकोजेनिक मैस है और ये थोड़ा सा इर्रेगुलर है और लार्ज इन साइज़ है। तो ये पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा है। अल्ट्रासाउंड की ट्रांसवर्स इमेज में आपको पैंक्रियाज नज़र आ रहा है और येलो एरो जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं ट्यूमर को। ये डक्टल एडिनोकार्सिनोमा है और डक्टल एडिनोकार्सिनोमा जो है ये इल डिफाइंड है। इसने बॉडी और टेल रीजन को जो है वो इन्वॉल्व किया हुआ है। लेकिन इसमें आप देखें तो आपको वाइट एरो जो इंडिकेट कर रहा है ये एक मैस लीजन है, ये एक सिस्टिक लीजन है, ये एक्चुअली
सूडोसिस्ट है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव सूडोसिस्ट है जो कि इस डक्टल एडिनोकार्सिनोमा की वजह से पैदा हो जाता है, और ये ज़रा इसकी सराउंडिंग में आपको नज़र आ रहा है। तो ये डक्टल एडिनोकार्सिनोमा है जिसने ऑब्स्ट्रक्टिव पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट जो है वो बनाया हुआ है, और ये आपको इस लोअर पार्ट में जो है नज़र आ रहा है, जो वाइट एरो इंडिकेट कर रहा है। इसी इमेज को सीटी पे जो है वो कंफर्म किया गया। आप देखें पेंक्रियाज आपको नज़र आ रहा है, अगेन वाइट एरो जो है आपको हाइपोडेंस मैस लीजन बता रहे हैं जो कि बॉडी और टेल को इन्वॉल्व किया हुआ है, लेकिन आपको बहुत क्लियर एक राउंड जो है वो मैस नज़र आ रहा है जो कि सिस्टिक है। तो ये पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट है जो कि इस पेंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा की वजह से पैदा हुआ है, और ये इसकी टेल रीजन में आपको क्लियरली जो है सीटी इमेज पे नज़र आ रहा है। पेंक्रियाटिक कैंसर के लिए सजेस्ट किया जाता है कि आप इमेजिंग में कलर डॉपलर का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप कलर डॉपलर इस्तेमाल करते हैं, कलर डॉपलर की वजह से आपको पेंक्रियाटिक कैंसर की रिसेक्टिबिलिटी के बारे में अंदाज़ा हो जाता है कि ये ट्यूमर जो है वो रिसेक्टेबल है या नहीं। ये आपको अल्ट्रासाउंड डॉपलर इमेजिंग पे जो है नज़र आ जाता है कि इसने कितना जो ब्लड वेसल्स हैं वो इन्वॉल्व किए हुए हैं। ये मल्टी डिटेक्टर सीटी स्कैन और बाकी जो एमआरआई है या एमआरसीपी है या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है वो उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आपके पास अल्ट्रासाउंड की कोई एविडेंस ना हो, अल्ट्रासाउंड जो है इनकन्क्लूसिव हो, या अल्ट्रासाउंड पे वो फाइंडिंग पिक ना हुई हो, क्लिनिकली पेशेंट का जो है वो सस्पेक्टेड हो कि इसको जो है पेंक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। तो ऐसी सूरत में फिर आप सीटी स्कैन या बाकी इमेजिंग करेंगे, लेकिन इनिशियल इमेजिंग में जो है वो अल्ट्रासाउंड है, और ख़ुसूसन कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड है जो कि पेंक्रियाटिक कैंसर को पिक कर सकता है। ये पेंक्रियाटिक कलर डॉपलर स्कोरिंग है। ज़ीरो स्कोर उस वक्त दिया जाता है जब ट्यूमर बिल्कुल वेसल्स को टच ना कर रहा हो। स्कोर 1 वो होता है जो कि 24% जो है वो वेसल्स को उसने टच किया हो, उसकी सरकमफ्रेंशियल उसकी जो है इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही हो। जबकि स्कोर 5 उस वक्त होता है जब सारी की सारी वेसल जो है मैस की वजह से वो ऑक्लूडेड हुई हो। जो सजेस्टेड पैटर्न है जहाँ पे आप मास को रिसेक्ट नहीं कर सकते, तो वो क्राइटेरिया ये है कि ट्यूमर जो है वो अगर 2 सेंटीमीटर से लार्ज हो और उसकी जो एक्सटेंशन है वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर हो, उसके साथ साथ उसमें वेस्कुलर इन्वेजन आ रही हो, साथ में इनलार्ज लिम्फ नोड हो, और मेट्स भी डेवलप हो चुके हों, लिवर में मेट्स भी हों। तो ये क्राइटेरिया ऐसे हैं जिसकी वजह से आप किसी ट्यूमर को जो है वो रिसेक्ट नहीं कर सकते। कलर डॉपलर में आपने इवोल्यूएट करना है कि उसकी रिलेशनशिप आपने देखनी है कि वो मेन पोर्टल वेन के साथ, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के साथ, स्प्लेनिक वेन के साथ, रीनल वेन के साथ और आईवीसी के साथ कितनी है। तो सबसे पहले आपने वेन की रिलेशनशिप देखनी है। उसके बाद आपने आर्टीरियल जो रिलेशन है वो देखनी है कि एओर्टा के साथ इसकी कितनी रिलेशन है, कितने % टच है, सीलियक एक्सिस के साथ या स्प्लिनिक आर्टरी के साथ, कॉमन हेपेट्रिक आर्टरी के साथ या सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के साथ इसकी अटैचमेंट जो है वो कितनी ज़्यादा है। तो ये कलर इंडेक्स है, कलर डॉपलर जो है वो तकरीबन 80% सेंसिटिव होता है, जो कि पेंक्रियाटिक कैंसर को जो है वो पिक करके ये कंफर्मेशन देता है कि ये ट्यूमर जो है वो रिसेक्टेबल है या ये ट्यूमर की जो है रिसेक्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। ये डॉपलर इमेज है, ट्रांसफर स्कैन है, आपको इसके ऊपर जो है पेंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा जो है वो नज़र आ रहा है। जो जितने भी वाइट एरो हैं ये सारे वाइट एरो जो हैं ये मैस को शो कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो इस मैस ने जो है सीलियक एक्सिस को एनवेलप किया हुआ है, और तकरीबन 60% एओर्टा को जो है इसने एनवेलप किया हुआ है। तो जो आपको वेसल्स नज़र आ रही हैं उसमें फ़्लो भी आपको नज़र आ रहा है, और उसकी सराउंडिंग में आपको जो है मैस इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। इस मैस की वजह से इस आर्टेरियल अक्लूजन की वजह से इस मैस की रिसेक्टिबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है। लिहाजा ये कंफर्मेशन आपको जो है वो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे नज़र आ रही है। बहुत क्लियरली आप देखें तो इस अल्ट्रासाउंड पे आपको नज़र आ रहा है कि मैस भी क्लियरिफाइड है, और आपको सीलियक एक्सिस भी क्लियर नज़र आ रहा है, आपको एओर्टा भी नज़र आ रहा है, और इसके एओर्टा के सराउंडिंग में और सीलियक एक्सिस की सराउंडिंग में आपको मैस इफ़ेक्ट जो है क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि इसकी जो है रिसेक्टिबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसके क्योर के लिए जो है इसको रिसेक्ट नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक फ़र्दर मैनेजमेंट जो है या फ़र्दर ट्रीटमेंट जो है वो यूज़ की जाएगी, क्योंकि ये क्राइटेरिया के मुताबिक ये मैस जो है ये पेंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा जो है ये अनरिसेक्टेबल है।
ये पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा की सीटी इमेज है। इस सीटी इमेज में आपको जो है वो मैस नज़र आ रहा है। इस मैस ने जो है तमाम वेसल्स को जो है वो इनकेस किया हुआ है। इस सीटी इमेज पे बहुत क्लियरली मैस भी विजिबल है, पैंक्रियास भी विजिबल है, और जो सराउंडिंग में आपको जो वेसल नज़र आ रही हैं वो इस मैस ने इनकेस की हुई हैं। ये दूसरी अल्ट्रासाउंड इमेज है आपके पास। आप देखें, आपको क्लियरली जो है वो मैस नज़र आ रहा है। आपको हाइपोएक्विक मैस जो है वो नज़र आ रहा है, और इस पर आपको वेस्कुलेचर भी क्लियरली नज़र आ रहा है। आप देखिए, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी नज़र आ रही है। मैस ने जो है वो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी को फुली इनकेस किया हुआ है। सारी जो मेजेंटेरिक आर्टरी है उसके इर्द गिर्द जो है हाइपोएक्विक मैस आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, और जो ब्लड फ्लो आपको नज़र आ रहा है ये सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी में जो है आपको फ्लो नज़र आ रहा है। तो ये एक मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्नीफिकेशन के ज़रिए आपको इसे क्लैरिफाई किया गया है, और आपको यहाँ पर इसकी स्टीनोसिस भी नज़र आ रही है कि इस मास ने ग्रेजुअली जो है वो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी को जो है वो स्टीनोस्ड किया हुआ है, और मास इफ़ेक्ट आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड पर आपको ये जितने भी फाइंडिंग्स हैं ये क्लियरली विजिबल नज़र आती हैं। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे आपको जो मैस नज़र आ रहा है वो आपको सराउंडिंग में तो जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है, लेकिन आप अगर वेसल्स के इर्द गिर्द देखें तो वेसल के इर्द गिर्द आपको हाइपोएक्विक लाइन नज़र आ रही है, जो कि एक सेटल मास है। ये सेटल इनकेसमेंट है, पूरी वेसल को जो है इसने एनवेलप किया हुआ है। तो ये मैस इफ़ेक्ट इसके वेसल की सराउंडिंग ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। अगर आप इस पर डॉपलर फ्लो ना डालते तो आप इस मैस को अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि इसने किस हद तक जो है वेसल को इन्वॉल्व किया हुआ है। तो चूँकि वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट का जो स्कोर है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्कोर हमने जो है दिया हुआ है, तो उस स्कोर के मुताबिक आप इसकी स्कोरिंग करके इसकी रिसेक्टिबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्यूमर जो है वो रिसेक्टिबल फॉर क्योर है या इसकी कोई फर्दर मैनेजमेंट जो है की जा सकती है। तो इस पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा का जो स्कोर है वो तकरीबन 5 आ रहा है, क्योंकि इसने पूरा कंप्लीटली वेसल को जो है वो आप सिक्योर किया हुआ है, उसको इनकेस किया हुआ है, और ये सेटल मास है। ये एक्चुअली डक्टल एडिनोकार्सिनोमा का एक दूसरा पैटर्न है। इस पैटर्न में भी जो है आपको जो मास है वो नज़र आ सकता है। प्रीवियस स्लाइड में हमने अनरिसेक्टिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा, जिसमें कि हमने डॉपलर अल्ट्रासाउंड की इमेजिंग को जो है वो डिस्कस किया। इस रिसेक्टिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखें तो ये डच पैंक्रियाटिक कैंसर ग्रुप है, और ये रिसेक्टिबिलिटी क्राइटेरिया को कुछ इस तरह बयान करता है जिसमें तीनों मॉडलिटीज़ इन्वॉल्व हैं। सीटी स्कैन भी इन्वॉल्व है, अल्ट्रासाउंड डॉपलर भी इन्वॉल्व है, MRCP और ERCP भी इन्वॉल्व है। तो रिसेक्टिबल क्राइटेरिया है या ये बॉर्डर लाइन कितना हो सकता है, और या ये इररिसेक्टिबल जो है कितना हो सकता है, ये आप डॉपलर इमेजिंग पे या अदर मॉडलिटीज़ पे कंफर्म करते हैं। अगर आर्टरीज़ जो हैं वो CA है या सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी है, या आपको बकाया की जो आर्टरी जो साइड पे हैं वो मिलती हैं, तो अगर उसकी कोई कंटेक्ट उसके साथ ट्यूमर का नहीं है तो ये रिसेक्टिबल है। अगर वो 90 डिग्री से कम उसका कांटेक्ट है तो भी ये बॉर्डर लाइन पे है। कुछ लोग इसको रिसेक्ट कर सकते हैं, कुछ इसको फेवर करते हैं कि ना रिसेक्ट किया जाए, और जो मोर देन 90 डिग्री इन्वॉल्वमेंट विद वेस्कुलेचर है तो ये इररिसेक्टिबल है। जहाँ तक वेन्स का ताल्लुक है तो सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन या पोर्टल वेन जो है वो अगर लेस देन 90 डिग्री का कांटेक्ट उसके साथ है तो ये रिसेक्टिबल है, और अगर 90 से 270 डिग्री कांटेक्ट उसकी है तो उसमें अक्लूजन अगर नहीं है तो ये बॉर्डर लाइन है। लेकिन अगर मोर देन 270 डिग्री तक जो है उसने सरकमफेरेंस ने कवर किया हुआ है और उसको साथ एक्लूड भी किया हुआ है तो ये फिर इररिसेक्टिबल है। तो ये रिसेक्टिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डच पैंक्रियाटिक कैंसर ग्रुप ने जो है पब्लिश किया है। इसके ज़रिए आप ट्यूमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वो रिसेक्टिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है या रिसेक्टिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता। जहाँ तक रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड का ताल्लुक है तो अल्ट्रासाउंड का रोल ये है कि आप ये कन्फर्मली आप उसको पिक कर सकें कि आपने मैस को पिक किया। फिर उसके बाद डॉपलर अल्ट्रासाउंड का ये रोल है कि वो आपको रिसेक्टिबिलिटी और अनरिसेक्टिबिलिटी क्राइटेरिया के करीब लेके आता है और आपको गाइडेंस देता है कि ये मैस जो है वो रिसेक्टिबल है या ये मैस रिसेक्टिबल नहीं है। जी दोस्तों, तो ये था पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा के बारे में। मुझे यकीन है कि इन स्लाइड और इन इमेजेस के ज़रिए अब आप
आपको ये मैलिग्नेंसी, ये कैंसर पहचानना आसान हो गया होगा। बड़ी आसानी के साथ हमने इसमें एक साइन का ज़िक्र किया है जिसे कहते हैं डबल डक्ट डायलेटेशन साइन। ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा। अगर आपको अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे हेड के रीजन में, बॉडी के रीजन में कोई मैस नज़र आ जाए और उस मैस के साथ-साथ आपको डायलेटेड डक्ट्स नज़र आ रही हों, चाहे वो सीबीडी डायलेटेड है या वो पैंक्रियाटिक डक्ट डायलेटेड है, तो आप बड़ा कॉन्फिडेंटली ये लिख सकते हैं कि ये जो है वो पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। तो नाज़रीन, इस इमेजेस को आपने देखा और आपको जो है इस कैंसर की पहचान आसान होगी। यहाँ पे चंद एक बातें मैं आपके साथ ज़रूर करना चाहूँगा। आप याद रखिएगा कि आप जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो सोफिस्टिकेटेड हो, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के बगैर जो है आप पैंक्रियास की पैथोलॉजी जो है वो बड़ी आसानी के साथ पिक नहीं कर सकते। दूसरी बात ये, आपको जितना पैंक्रियास नज़र आया आप उतनी रिपोर्ट करें। आपको हेड नज़र आया, आप हेड की रिपोर्ट करें। बॉडी और टेल नज़र नहीं आया, आप लिख लें कि बॉडी एंड टेल इज़ ऑब्स्क्योर्ड बाय द बाउल गैसेस। बाउल गैस ने उसे ऑब्स्क्योर किया गया। या पैंक्रियास जो है वो मैं नहीं देख सका, विजुअलाइज़ नहीं हो सका बिकॉज़ ऑफ हाई बीएमआई, तो आप जो है उसको एडवाइस करें कि सीटी स्कैन जो है या फर्दर मॉडलिटी जो है वो इमेजिंग जो है वो इसके लिए की जाए, ताकि अगर आपकी कोई सस्पिशियस या क्यूरी है रिलेटेड टू पैंक्रियास तो वो हल हो सके। अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें नज़र नहीं आया। हमारे पास चूँकि रेडीमेड रिपोर्ट पड़ी होती है, एक फॉर्मेट पड़ा होता है, हम आसानी से उसको प्रिंट लगाकर निकाल के दे देते हैं और वो आगे हमारे कोलीग्स तक चला जाता है। तो इस तरीके से हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो मिस कर जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट मिस करने का मतलब हम किसी की लाइफ जो है वो डेंजर में डाल देते हैं, ख़तरे में डाल देते हैं। इसलिए बेहतर है, आपने जो चीज़ देखी, आप बेहतर प्रैक्टिस यही है कि आप सिर्फ वही मेंशन करें। बाकी चीज़ें जो हैं वो आप अपनी रिपोर्ट पे मेंशन कर दें कि मुझे ये इस वजूहात की बुना पर जो है वो नज़र नहीं आ सका। बाकी जहाँ तक हमारे बाकी कोलीग्स का ताल्लुक है, चाहे वो सर्जन हैं, चाहे वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं या चाहे किसी और स्पेशलिटी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उन तमाम को अल्ट्रासाउंड की जो लिमिटेशन है उनका पता होता है। अगर उनको पता नहीं है तो उनको ये पता होना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आकर रेडियोलॉजी की कुछ मॉडलिटीज़ जो हैं वो अपनी कुछ लिमिटेशन की वजह से वो रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकती। तो इसलिए आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के ऊपर ये ज़रूर मेंशन कर दिया करें कि पेशेंट की जो है वो बॉडी हैबिटिस इस तरह की थी या पेशेंट की जो है वो बाउल गैसेस थे, तो इसकी वजह से मुझे पैंक्रियास जो है वो ऑब्स्क्योर मिला, मुझे नज़र सही तरीके से नहीं आया। तो मैं यकीन रखता हूँ कि इस इमेजेस से और इस वीडियो से आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज़रूर इन्हेंस हो गया होगा और आपको जो इन्फॉर्मेशन पैंक्रियास से मुतालिक मिली है वो यकीनन फ़ायदेमंद होगी। मेरे कुछ साथी जो हैं वो मुझे फ़ीडबैक देते रहते हैं, मुझे बड़ी सहूलत मिलती है उस फ़ीडबैक से। मैं कोई चीज़ अगर मिस हो गई हो तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ, कोई पॉइंट रह गया हो मैं उसको ऐड कर देता हूँ। लिहाज़ा मुझे अपना फ़ीडबैक देते रहिएगा, मेरी वीडियोज़ वॉच करते रहिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये नॉलेज एक दूसरे तक जो है वो चलता रहे। मैं अपनी किसी नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होऊँगा। मेरी वीडियोज़ जो है वो वॉच करते रहिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।